अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नवीद सुल्तान है। मुझे काफ़ी अरसे से बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि यार हमें ये बताओ कि साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए कौन सी डिग्री ज़रूरी होती है, हम कैसे बन सकते हैं, हमारे पास कौन सा डिप्लोमा होना चाहिए, कौन सी डिग्री होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई। मैंने कहा चलो एसएमएस पे बात करना या बार बार वॉइस मैसेज भेजना हर एक को इतना पॉसिबल नहीं होता। तो मैं एक वीडियो बना लेता हूँ जिसको मैं एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर साइकोलॉजिस्ट बता दूँ कि जी कि हमारे पास कौन कौन सी डिग्रीज़ होती हैं या होनी चाहिए। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मैट्रिक तो हर कोई कर लेता है, फिर इसके बाद हम इंटरमीडिएट में भी आ जाते हैं। ठीक है, जब आप इंटरमीडिएट कर लेते हैं उसके बाद हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट में हम मोस्टली एफ़ए या एफएससी करते हैं। ठीक है, और इसमें अगर साइकोलॉजी के बारे से मैं बात करूं तो एफएससी प्री मेडिकल जब हम कर लेते हैं तो हमें आगे इसकी अंडरस्टैंडिंग इजीली होती है। और एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि हम डायरेक्ट मेडिकल साइंस में चले जाएं, दूसरा ये होता है कि हम सोशल साइंसेस में चले जाएं। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हमने मेडिकल साइंस चूज़ कर ली, ठीक है, तो मेडिकल साइंस में आपने एमबीबीएस करना होता है पाकिस्तान के अंदर, या बाहर करेंगे तो कुछ जगहों पे एमडी भी बोलते हैं इसको ले। और ये 4 से 5 साल डिग्री होती है। ठीक है, और ये जनरल मेडिकल डिग्री होती है। इसके बाद आप स्पेशलाइजेशन करते हो साइकेट्री के अंदर। जब आप साइकेट्री के अंदर स्पेशलाइजेशन कर लेते हो तो तब आप साइकोट्रोपिक मेडिसिन देने के अहल हो जाते हो। फिर आगे अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा था कि एफएससी प्री मेडिकल हम कर लेते हैं, तो एफएससी प्री मेडिकल कर लेने के बाद हम अगर हम सोशल साइंसेज में आते हैं फिर वहाँ पर हमें बीएस साइकोलॉजी करनी पड़ती है। बीएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस साइकोलॉजी। अच्छा, ये हमारी ओवरऑल 16 साल डिग्री होती है। इसमें 4 साल हमारे लगते हैं एफएससी के बाद, और ये क्रेडिट हावर्स बेस्ड होती है मोस्टली। और क्रेडिट हावर्स में फिर कभी आपको बताऊंगा ये क्या होते हैं। ठीक है, और हमारे पाकिस्तान में अब तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ बीएस जो करवा रही हैं वो सेमेस्टर सिस्टम के तहत ही करवा रही हैं। बीएस साइकोलॉजी करने के बाद आपके पास फिर 2-3 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि आप डिप्लोमा कर लो, ठीक है, जो कि 17 साल डिग्री प्रोग्राम होता है। फिर अगर आप वो नहीं करना चाहते तो फिर आप 18 साल डिग्री प्रोग्राम मास्टर ऑफ साइंस मतलब कि एमएस कर लो। अगर वो भी नहीं करते तो फिर आप एमफिल कर सकते हो। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अगर हम ये 18 साल वाला एमएस में चले जाएं तो ये एमएस एक्चुअली एक तरह का स्पेशलाइजेशन ही होता है किसी भी सब फील्ड में साइकोलॉजी के। मिसाल के तौर पर आप एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी कर सकते हैं, आप एमएस इंडस्ट्रियल एंड क्लिनिकल इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आप एमएस काउंसलिंग साइकोलॉजी कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में और भी जो जो फील्ड्स नई नई मुतारफ़ होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ अपनी एडवर्टाइजमेंट में लिखती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यही 3 फील्ड्स यहाँ पर अवेलेबल है, और भी हो सकती हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम एमएस कर लेते हैं, एमएस एक्चुअली हमारा 18 साल डिग्री प्रोग्राम होता है। ये इसके बाद एक और डिग्री प्रोग्राम है जिसको हम पीएचडी कहते हैं, जो कि ओवरऑल 21 ईयर्स का होता है। ठीक है, मतलब कि जब हम डिग्री हमें अवार्ड हो जाती है पीएचडी की तो हमारी डिग्री को 21 ईयर्स एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, ये आपको पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट भी करवा रही होती हैं और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ भी करवा रही होती हैं। इस पे टाइम भी टेकन होता है, आपको तकरीबन 7 साल भी लग सकते हैं, और मिनिमम 3 ईयर्स की ये डिग्री होती है। इसके अलावा जब आप बीएस कर लेते हो, अब बीएस का आपको दूसरा ऑप्शन ये बता दूं कि एक तो हमने एमएस में एडमिशन ले लिया ना, अगर आप एमएस में नहीं लेते और आप डिप्लोमा करना चाहते हो तो पाकिस्तान में अभी क्लिनिकल साइकोलॉजी का ही डिप्लोमा होता है। बाकी डिप्लोमास अभी मेरे उसमें नहीं आए नॉलेज में जो फार्मल एजुकेशन के अंडर हों। तो एक डिप्लोमा को कहते हैं जी कि एडीसीपी, एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, और दूसरा डिप्लोमा उसको पीएमडीसीपी बोलते हैं, पोस्ट मैजिस्ट्रल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। बात दोनों की सेम है। मतलब अगर कोई ये बोले कि जी कि आपने पीएमडीसी किया हुआ है और एक बोले मैंने एडीसीपी किया हुआ, कोई डिफरेंस कोई भी नहीं है। कोर्स कंटेंट सेम है, सारी चीज़ें सेम है। हाँ, जो लोग पंजाब यूनिवर्सिटी को फॉलो करते हैं, क्योंकि एडीसीपी पंजाब यूनिवर्सिटी ने बनाया था, ठीक है,
तो वो फिर उसी कोर्स कंटेंट को वैसे ही फॉलो करते हैं, तो वो नाम भी वही रखते हैं, ठीक है। और जो लोग कराची यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रहे हैं, हालांकि चीज़ ठीक है, सेम है, लेकिन टर्मिनोलॉजी जो है ना वो PMDCP कहते हैं इसको। अब KPK में या कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कहती हैं PGDCP, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। कोर्स कंटेंट इन्हीं दोनों की तरह हैं, लेकिन टर्मिनोलॉजी चेंज है, नाम उन्होंने चेंज करके रखे हुए हैं। ये 1 साल प्रोग्राम होता है, ठीक है। इसके अंदर कोई रिसर्च वगैरह नहीं होती, ये आपको हॉस्पिटल के अंदर क्लिनिकल सेटअप के अंदर सुपरवाइजर्स के अंडर रहकर आपने पेशेंट्स वगैरह देखने होते हैं, और ये क्लिनिकल बेसिस पे होते हैं, ठीक है। आगे अगर हम देखें, आपने मिसाल के तौर पर ADCP कर लिया, उसके बाद आप PhD के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, लेकिन PhD के लिए तो ज़रूरी होता है कि आपका 18 साल डिग्री प्रोग्राम हो, जबकि आपके पास तो 17 साल है। तो ये एक नया प्रोग्राम मुतारफ़ हुआ है जी, जिसको बोलते हैं MS टॉप अप, ठीक है। ये टॉप अप 1 साल डिग्री होती है सिर्फ रिसर्च बेस पे। ये जब आप कर लेते हो, आपका डिप्लोमा और ये टॉप अप मिलकर आपके MS के इक्वल हो जाता है। इसके बाद फिर अगेन आप PhD के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अच्छा, फिर वही आपने BS किया हुआ है, और BS के बाद आप डायरेक्ट MPhil भी कर सकते हो। और MPhil मैंने यहाँ पर अप्लाइड लिखा है, लेकिन आप MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी भी कहते हैं बाज़-औक़ात, जो यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही होती हैं, लेकिन मोस्टली जो MPhil है ये आपका एक जनरल डिग्री होती है, और ये अप्लाइड ही कंसिडर होती है, ठीक है। इसके बाद भी अगेन आप डायरेक्ट जो है PhD कर सकते हो, ठीक है। वही 21 ईयर्स प्रोग्राम हो जाता है। अगर हम इन सभी को देखें, अभी तक जो मैंने आपको बताया, BS ऑनर्स के बाद हम जो कुछ कर सकते हैं BS साइकोलॉजी के बाद, तो अब देखो ये वही बात कि आप MS आ गया, फिर उसके बाद PhD, ADCP आ गया, टॉप अप हो गया, फिर उसके बाद PhD, फिर अगेन MPhil आ गया और PhD आ गया, ठीक है। बात वही है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद हम देखें, आपने जो इंटरमीडिएट की हुई होती है, उसके बाद हम अगर पुराना सिस्टम देखें, जब हम BA या BSc करते होते थे, ठीक है। लेकिन BA या BSc जो होते हैं, इसका साइकोलॉजी के साथ ताल्लुक़ नहीं होता। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमें FSc में भी करवाती हैं और BA में भी करवाती हैं, लेकिन BA या BSc साइकोलॉजी करने के बाद हम अपने आप को साइकोलॉजिस्ट नहीं कहलवा सकते। लेकिन जब हम उसके बाद MSc कर लेते हैं, तो फिर हमें बतौर साइकोलॉजिस्ट हायर कर लेती है गवर्नमेंट, और कुछ अदारे भी हमें हायर कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि MSc और BS साइकोलॉजी करने के बाद हम बतौर साइकोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं, और ये जनरल साइकोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं, ठीक है। उसमें ये नहीं कि हम कोई स्पेसिफिक काम बोलें कि मैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर सकता हूँ या एज ए इंडस्ट्रियल कर सकता हूँ, वो नहीं होता। हाँ, अलबत्ता हमने जनरली ये चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं। वही MSc के बाद फिर वही चीज़ें आ सकती हैं जी, आप ADCP कर सकते हो और टॉप अप कर सकते हो, और फिर PhD कर सकते हो। अगेन MSc के बाद आप MPhil कर सकते हो और PhD कर सकते हो। फिर अगर हम बात करें जो नॉन फार्मल एजुकेशन होती है, जैसे मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ किए होते हैं, ट्रेनिंग्स की हुई होती हैं, ठीक है। ये बड़ी कारआमद होती हैं। ये हमें डिग्री के तौर पर नहीं होती, लेकिन ये हमारी नॉलेज को इम्प्रूव करती हैं। मिसाल के तौर पर मैंने मास्टर्स किया है 2018 में, और मेरी वो जो बुक्स हैं हो सकता है वो 1980 में लिखी गई हों, तो इसका मतलब ये है कि इतना अरसा गुजरने के बाद तो कोई ना कोई डेवलपमेंट तो आई होगी। तो ये जो ट्रेनिंग्स वगैरह जो होती हैं ना, हमें करंट नॉलेज और करंट अफेयर के ऊपर बड़े मालूमात देती हैं, ठीक है। इनमें अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सैम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक मतलब कि थेरेपी कोर्स है, जो कि हम अपने क्लाइंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ख़ासकर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। इसी तरह से ट्रॉमा बस्टर टेक्निक्स हैं। आप अगर किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पर इमोशनल ट्रॉमा वाले लोग आते हैं, तो आप इस टेक्निक के थ्रू उनको डील करते हो। फिर इसी तरह से रेशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी है, और नैरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, और भी बहुत सारे केस वो हैं हमारे पास, प्रोग्राम्स होते हैं जो आप कर सकते हो, सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक है। फिर वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड कर सकते हो, सेमिनार्स वगैरह कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए या किसी बॉडी के साथ भी अटैच होने के लिए आप उनकी मेंबरशिप ले सकते हो, ठीक है। जिस तरह से अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, बहुत मशहूर और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है,
पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, ठीक है। इनके साथ अटैच होने का ये फ़ायदा होता है कि हमें ना ये अपडेट रखते हैं करंट अफेयर्स के साथ। कोई नई रिसर्चेज होती हैं हमें ईमेल कर देते हैं, कोई वर्कशॉप करनी होती है हमें ईमेल और एसएमएस वगैरह करते हैं कि जी कि आप इसमें अगर आ जाओ तो हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे, अपने मेंबर्स को ये डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक किताब है, उसकी कीमत 100 रुपये है, तो ये हो सकता है आपसे 70 लें या 80 लें, ठीक है। बाकी मेंबर होने की वजह से आपसे नहीं लेंगे। बाकी कोर्सेज भी करवाते हैं, और एपीए अगर आप उसमें एडमिशन लेते हो तो आपको ऑनलाइन क्रेडिट हाउस वाले कोर्सेज भी करवाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और टर्म हम यूज़ करते होते हैं लाइसेंस। लाइसेंस एक्चुअली ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है और वही अप्लाई करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर अभी इसका कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर एक लोग कहते होते हैं कि जी कि मेरे पास अगर डिप्लोमा है तो मेरा लाइसेंस है। एक्चुअली लाइसेंस एक अथॉरिटी होती है जो हमें गवर्नमेंट अलाउ करती है, ठीक है। सेम इसी तरह से जिस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ठीक है। अब उसमें उन्होंने लिखा होता है जी कि इस बंदे को ड्राइविंग आती है और ये 3 सालों के बाद इसको रिन्यू करेगा। इसी तरह से हमारे लाइसेंस में ना, मिसाल के तौर पर मैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है। मैं फिर अब बच्चों के हवाले से भी आगे मुख्तलिफ़ किस्म के उनके डिसऑर्डर्स हैं जिसका मैं स्पेशलाइज्ड होऊंगा, तो मुझे लाइसेंस इजरा करेंगे कि जी कि इस बंदे को बच्चों की स्टटरिंग का एक्सपर्ट है और ये इसके लिए हम ना 3 सालों के लिए हम इसको लाइसेंस जारी करते हैं, ये अपना काम कर सकता है, या जिसको हम कहते हैं कि क्लिनिक वगैरह खोल सकता है। और उधर से जब आप एमबीबीएस की बात करते हो ना, जैसे वहाँ पर पीएमडीसी है, एक इदारा है पाकिस्तान का, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, वो भी लाइसेंस इशू करता है उन डॉक्टर्स को जो बाहर से पढ़ के आए हुए होते हैं। पाकिस्तान वालों को यहाँ से मतलब क्योंकि ऑलरेडी वो ऑथराइज्ड होते हैं, उनको इतना इशू नहीं होता। लेकिन एक लाइसेंस होता है जो आपने वैलिड होना चाहिए, ठीक है। नर्सिंग का भी होता है जिस तरह से। अगर हम इन सारों को ओवरऑल देखें तो आप देखो जो सर्टिफिकेट्स होते हैं इनमें ये देखो आपने कर लिया, लाइसेंस वगैरह भी हो गए, अगर पाकिस्तान में आप कहीं से मिल जाता है, वैसे होना नहीं है। मेंबरशिप्स आप ले सकते हो, वर्कशॉप्स वगैरह कर लेते हो, ठीक है, और बाकी ट्रेनिंग्स वगैरह कर लेते हो जो कि मालूमात में इजाफा करती रहती हैं। अच्छा, ये जो कुछ भी अभी तक हमने देखा इसको आप ओवरऑल देख लो तो यहाँ पर है जी के एजुकेशन है, फिर उसको मैंने ऊपर एमबीबीएस लिखा है जो मेडिकल साइंस है, नीचे एफए है, उसके आगे डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं, फिर सर्टिफिकेशंस हैं, उसके आगे फिर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं जिन्होंने ये तकरीबन बहुत सारी मैक्सिमम चीज़ें की हुई होती हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने बीएस किया होता है, उसके बाद डिप्लोमा किया होता है, उसके बाद वो एमएस भी कर लेते हैं और पीएचडी भी कर लेते हैं और डिफरेंट कोर्सेज भी कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बीएस करते हैं, उसके बाद एमफिल करते हैं, डायरेक्ट पीएचडी कर लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ बीएस हैं, कुछ ऐसे हैं कुछ जिन्होंने ओनली एमएससी किया हुआ है, लेकिन ये सारे मतलब पाकिस्तान में काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ये बोले कि जी कि हम ना एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के लिए क्या ज़रूरी है, तो उसके लिए स्किल्ड होना ही ज़रूरी होता है। बाकी अगर हम बात करें कि आगे डिटेल में, मिसाल के तौर पर कि आपके पास डिप्लोमा है क्लिनिकल साइकोलॉजी का, तो अब आप अपना क्या नाम है कि आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट हो। हाँ, ये है कि जितनी ज़्यादा बड़ी डिग्री होगी इसका मतलब ये है कि उस बंदे के पास ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। लेकिन अगर एक बंदा ज़्यादा पढ़ता है, अपनी स्टडी को ज़्यादा टाइम दे रहा है, तो नॉलेज उसके पास भी हो सकता है। इसलिए हम किसी की डिग्रीज़ की बेस पे नहीं कह सकते। लेकिन जब हम कहीं पे अप्लाई करते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट करती है कोई भी अदारा, वो अपनी उसमें लिखता है कि उनको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रखी है और एक बंदे ने एमफिल अप्लाइड साइकोलॉजी कर रखी है, तो इसका मतलब ये है कि अप्लाइड वाले को क्लिनिकल का नहीं पता, या पता भी है तो इतना डीपली नहीं पता। इसी तरह से एक बंदे ने अगर आईओ में किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उसको क्लिनिकल के लिए स्किल्स उसके कमज़ोर होंगे, आईओ को वो ज़्यादा जानता होगा। इसी तरह से एक बंदे ने एडीसीपी कर रखा है तो इसका मतलब ये है कि वो एमएस वाले से थोड़ा बहुत कम स्किल्ड होगा या उसको कम इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। लेकिन ये डिफरेंस होती है एक दूसरे की इंडिविजुअली भी, लेकिन डिग्री जो होती है वो हमारी एक प्रूफ होता है कि ये मेरे पास स्किल्स हैं, ठीक है। ये था आज की मेरी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर इसमें कोई
मैंने चाहते हैं कि मैं इसमें कोई इम्प्रूवमेंट लाऊं तो मुझे वो भी कमेंट कीजिएगा। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो भी बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा और आप चाहते हो कि बाकियों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।